नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। बुलेटिन में हर अहम खबर पर डालेंगे नजर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब्स पर। गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, पर्यावरण के नाम पर विकास रोकने वालों को पहचानना जरूरी। बिहार के पूर्णिया में जनसभा में अमित शाह ने जेडीयू और आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री बनने की चाह में नीतीश कुमार ने बीजेपी को दिया धोखा। राजनीतिक फायदे के लिए पाला बदलने का लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम। प्रदेश के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। जल्द और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने की राजनीतिक दलों की अपील। रूस के कब्जे में आए यूक्रेन के क्षेत्रों में जनमत संग्रह। 5 दिन तक चलेगा मतदान। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने की जनमत संग्रह की निंदा। और हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की। निर्विरोध जीता चुनाव। दिलीप तिर्की के पास 15 साल और 400 से ज्यादा मैचों का अनुभव। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया दूरसंचार विधेयक 6 से 10 महीने के भीतर लाया जा सकता है, लेकिन सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है। दूरसंचार विभाग ने मसौदा विधेयक के लिए 20 अक्टूबर की समय सीमा तय की है। जो सजेशंस लॉ से रिलेटेड है उन सबको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। ड्राफ्टिंग को बहुत सिंपल रखा गया है। बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस, जितनी भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन सबको ध्यान में रख के इस बिल को ड्राफ्ट किया गया है। बहुत सारे जो ऑब्सलीट आर्काइक प्रोविजंस थे, बिकॉज 1885 के बाद में दुनिया बदल गई, बहुत सारी चीजें तो है भी नहीं अभी, तो उन सबको इसमें से रिमूव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डरा धमकाकर और तोहफे और आर्थिक लाभ देकर कपटपूर्वक कराए जाने वाले धर्मांतरण पर नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दशहरा की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणियों को लेकर पत्रकार नाविका कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ कर उन्हें दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया है। राजस्थान के करीब 400 तीर्थयात्री उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण फंस गए हैं। अभी तक किसी भी तीर्थयात्री के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा में घृणा अपराध, नस्ली हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़ी घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई है। ऐसे में वहां भारतीय नागरिकों और छात्रों को सचेत और चौकस रहने की सलाह दी जाती है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि देश में पुलिस हिरासत में महिला की मौत के मामले की जांच में निश्चित रूप से तेजी लाई जानी चाहिए। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 26 लोगों के मारे जाने की खबर है। ब्रिटेन सरकार ने कॉरपोरेटर कर वृद्धि को खत्म कर दिया है और चुनौतियों का सामना कर रही अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए बैंक अधिकारियों के बोनस की सीमा हटा दी है। वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टिंग ने संसद में मिनी बजट पेश करते हुए घोषणा की। हांगकांग में अब दूसरे स्थानों से आने वाले लोगों के लिए होटल में अनिवार्य पृथकवास का नियम समाप्त किया गया है। ये नियम सोमवार से लागू होगा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत तेजी से समस्याओं के स्थायी समाधान में एक नेता के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन से लेकर जीवन शैली जैसे कार्यों में अग्रणीय है। गुजरात के एकता नगर में वर्चुअल माध्यम से राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और पारिस्थितिकी को लगातार मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शेर, बाघ, हाथी
एक सींग वाले गैंडे और तेंदुए की संख्या बढ़ी है। इस दौरान उन्होंने अर्बन नक्सल पर जमकर निशाना भी साधा। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी, कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विषय पकड़ करके तूफान खड़ा कर देते हैं और ये हमारे अर्बन नक्सल उसको माथे पर लेकर के नाचते रहते हैं और हमारी हर रुकावट आ जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री बनने की हसरत के चलते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा दिया है और आरजेडी कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए उन्होंने जाति आधारित राजनीति के लिए समाजवाद को त्याग दिया। अमित शाह ने कहा कि हम सेवा और विकास की राजनीति में विश्वास रखते हैं, स्वार्थ और सत्ता की राजनीति में नहीं। अमित शाह बिहार के सीमांचल क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज में माता गुजरी विश्वविद्यालय में राज्य कोर समिति के साथ बैठक भी की। लालू नीतीश की जोड़ी अब एक्सपोज हो चुकी है। वो बिहार को आगे नहीं ले जा सकती। अब बिहार को आगे ले जाना है तो मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वो निश्चित रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी में एकता पर जोर देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि चाहे जो भी चुनाव जीते, कांग्रेस को सभी स्तरों पर मजबूत करने के लिए उन सभी को साथ मिलाकर काम करना होगा। कांग्रेस के नेतृत्व के संदर्भ में राहुल गांधी के एक व्यक्ति एक पद वाले बयान और चुनाव जीतने की सूरत में मुख्यमंत्री के रूप में उनके संभावित उत्तराधिकारी के बारे में पूछे जाने पर गहलोत ने कहा कि मौजूदा पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राजस्थान में पार्टी मामलों के प्रभारी अजय माकन इस संबंध में फैसला लेंगे। हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने शिमला में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में राजनीतिक दलों ने आयोग की टीम को सुझाव देते हुए जल्द और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने की अपील की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनावों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात की। साथ ही राज्य के मुख्य सचिव, डीजी और स्वास्थ्य सचिव के साथ भी बातचीत की गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल जनवरी 2023 को खत्म हो जाएगा। आज हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में मीटिंग की थी। सभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके यहाँ के पदाधिकारी लोग आए थे। सबसे पहले उनसे हम लोगों ने जानकारी ली थी कि उनकी क्या कहना है, कैसे स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो। और उसके बाद स्टेट के चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब, हेल्थ सेक्रेटरी साहब से हमने बातचीत की। देश की प्रमुख इस्पात कंपनी टाटा स्टील की 6 सहायक कंपनियों का टाटा स्टील के साथ विलय करने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस संबंध में एक प्रस्ताव को कंपनी के बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। ये सहायक कंपनियां हैं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा मेटालिक्स लिमिटेड, द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड और S&T माइनिंग कंपनी लिमिटेड। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड में टाटा स्टील की 74.91% हिस्सेदारी है। दिल्ली में इस महीने बारिश की कमी की स्थिति अब अत्यधिक बारिश में बदल रही है। 1 से 23 सितंबर तक दिल्ली में 130.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम केंद्र ने पश्चिमी विक्षोभ और निम्न दबाव क्षेत्र को भारी बारिश का कारण बताया है। दिल्ली में इस मानसून के दौरान केवल 2 बार भारी बारिश दर्ज की गई। 1 जुलाई को 117.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। पिछले 2 दिनों से जारी लगातार बारिश से मानसून के मौसम में कुल वर्षा की कमी नीचे आ गई है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव हो गया है, जिसका असर यातायात पर भी पड़ा है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी बारिश लगातार जारी है, जिससे कई जगहों पर जल भराव की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर जल जमाव की वजह से गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। कई जगहों पर गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। हालात को देखते हुए आज शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। वहीं ऑफिसेज में काम करने वाले लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। हरियाणा के पंचकूला, हिसार, करनाल,
नारनौल, रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत सहित कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से कई जगहों पर जल भराव होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। निचले इलाके डूब गए हैं। आजमगढ़, गोरखपुर, बाराबंकी, गोंडा, लखीमपुर खीरी और सीतापुर समेत 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में 200 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। सैलाब के करीब 2 लाख की आबादी पर असर पड़ा है। राज्य में बाढ़ राहत के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 23 और पीएसी की 17 टीमें तैनात की गई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित कुछ राज्यों के लिए 23 से 25 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के बाढ़ प्रभावित गोरखपुर, अयोध्या, बाराबंकी और संत कबीर नगर का हवाई सर्वेक्षण किया और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से संचालित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने बाढ़ राहत सामग्री का जल्द वितरण और सहायता राशि का वितरण तेज करने का भी निर्देश दिया। और आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। भारत की जो समुद्री सीमा है उसमें कई सारे सुधार किए जा रहे हैं और व्यापार और उद्योग को और ज्यादा कैसे मजबूती दी जाए इस पर भी काम हो रहा है। इंडिया में 14% जो इकोनॉमी है वो मैरीटाइम इंडस्ट्री से बेस्ड। पोर्ट आपके डेवलप कर रहे हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, आप मैकेनिज्म चेंज कर रहे हो ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान कम से कम हो। न्यू इकोनॉमी इज़ द वन जिसके हम ऊपर ध्यान दे सकते हैं और ये हमारे मैरीटाइम सेक्टर को और आगे तक लेकर जाएगा। 26/11 की बात करें तो हमें इससे बहुत एहसास हुआ था कि कोस्ट लाइन की रक्षा को बहुत बढ़ावा देने की ज़रूरत है। Whoever will control this Indian Ocean region will rule the Asia. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु में एससी और ओबीसी मोर्चा के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोनों सदनों के अध्यक्षों ने इसकी घोषणा की। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों के उल्लंघन के मद्देनजर विधानसभा में 228 नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। समिति की सिफारिशों के बाद विधानसभा में नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया गया। ओडिशा मंत्रिमंडल ने चूना पत्थर को दीर्घकालिक लिंकेज नीति के दायरे में लाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के उद्योगों को चूना पत्थर की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में 16.32 करोड़ रुपए के मॉडर्न मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का लोकार्पण किया। उन्होंने इस अवसर पर सीएचसी गगल और पीएचसी राजगढ़ का भी उद्घाटन किया। बंबई उच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे नीट शिवसेना को शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को वार्षिक दशहरा रैली के आयोजन की अनुमति दे दी है। उद्धव ठाकरे गुट ने बीएमसी के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यालयों पर एनआईए की छापेमारी के बाद कर्नाटक में कम से कम 14 लोगों को राजद्रोह के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद स्थित ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डीन एम श्रीनिवास को दिल्ली एम्स का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ अन्य समाचारों पर नजर डालते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों पर पुस्तक का विमोचन आज दिल्ली में आकाशवाणी भवन में किया गया। पुस्तक का नाम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीचेस। पुस्तक में नए भारत के बारे में प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण पेश किया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मई 2019 से मई 2020 तक के प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों पर आधारित इस पुस्तक में मोदी सरकार के विचार, संकल्प और निर्णय लेने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई है। Modi ji reaches to the hearts and minds of the people, establishing a clear connect in the process. This is very important in a democracy. For a successful leader, you must be able to communicate with the people. Contact, communicate, move, meet, greet, eat, walk and talk with the people. क्वाड देशों ने मानवीय सहायता आपदा राहत दिशा निर्देशों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि क्वाड तय रचनात्मक एजेंडे में आगे बढ़ रहा है। हम सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण पर एक साथ काम करते हैं। हमारे प्रयास और विशेष रूप से आज हम जो HADR साझेदारी पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जिसे हमने टोक्यो में अंतिम रूप दिया है, वह अत्यंत सामयिक है। Constructive agenda that we have set for ourselves, that we work together on the delivery of public goods, that our efforts and particularly what we are signing today, the HADR partnership, which we discussed and finalized in Tokyo. भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के समूह G4 ने कहा है कि सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर अंतर सरकारी वार्ता खुली और पारदर्शी नहीं होने के कारण प्रभावी नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर G4 के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रांका, जापान के विदेश मंत्री योशीमासा हयाशी और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बायरबोक बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बहुपक्षवाद में सुधार की वार्ता और इस लक्ष्य के प्रति सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने समूह की गतिविधियों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा में शामिल राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय और सतत विकास जैसे प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार साझा किए। इन नेताओं ने आतंकवाद और कट्टरवाद से निपटने में दोहरे मानदंड को अस्वीकार किया और स्पष्ट रवैये पर बल दिया। UNSC की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति और न्याय हासिल करने के व्यापक प्रयास के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद को इस संबंध में एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने की बात आती है, तो UNSC में दंड से मुक्ति की सुविधा दी जा रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकियों पर कार्रवाई करने की दिशा में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। यूक्रेन पर UNSC ब्रीफिंग में उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को बातचीत से हल किए जाने की बात भी दोहराई। India strongly reiterates the need for an immediate cessation of all hostilities and a return to dialogue and diplomacy. Clearly, as Prime Minister Narendra Modi has emphasized, this cannot be an era of war. और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। मैक्सिको ने रूस और यूक्रेन के बीच स्थायी शांति स्थापित करने की कोशिश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की सदस्यता वाली एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक चर्चा के दौरान मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो लुइस एब्रॉड कोसोवोन ने यह प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक के इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी की थी। रूस के कब्जे में आए यूक्रेन के क्षेत्रों में जनमत संग्रह शुरू हो गया है। इस जनमत संग्रह से ये तय होगा कि ये क्षेत्र रूस का अभिन्न हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। ये जनमत संग्रह रूस की शह पर हो रहा है।
यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने पूर्व में इसकी निंदा करते हुए इसे कोरी बयानबाजी बताया। मतदान लुहांस्क, आंशिक तौर पर रूस के कब्जे में आए ज़पोरिजिया और दोनेत्स्क क्षेत्र में हो रहा है। वहीं खेरसॉन में भी मतदान शुरू है। इस क्षेत्र पर भी रूस का पूरा कब्जा है। यह तय करने के लिए मतदान हो रहा है कि लोग इन क्षेत्रों को रूस में शामिल किए जाने की इच्छा रखते हैं या नहीं। इससे रूस को यह दावा करने का मौका मिलेगा कि क्षेत्रों पर पुनः कब्जा करने के यूक्रेनी बलों के प्रयास वास्तव में रूस पर हमले हैं। इस बीच भारत में रूस के राजदूत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उसने यूक्रेन को हथियार दिए हैं या देने की कोशिश करेगा तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि रूस इस बात की जांच कर रहा है और अगर इस बात की पुष्टि होती है तो पाकिस्तान के साथ संबंधों पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। Yes, we've seen such reports, and we take those very seriously. It would have a very negative effect towards our ties and relations with Pakistan. भारत के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की को निर्विरोध हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। हॉकी इंडिया के चुनाव 1 अक्टूबर को होने थे, लेकिन नतीजे पहले ही घोषित कर दिए गए क्योंकि किसी पद के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं था, जिससे महासंघ के संविधान के तहत निर्वर्तमान उम्मीदवार ही निर्विरोध चुने गए। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोलकाता में विभिन्न थीम से पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। चलते चलते आप भी देखिए इन पूजा पंडालों की भव्यता को। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।